नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिखों के पांचवें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी को क्यों शहीद किया गया, किसने शहीद किया और सिखों ने कैसे बदला लिया। और उसके बाद सिखों की 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कैसे अपनी फ़ौज इकट्ठी की, उसके बाद कितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ये जो इतिहास है आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको सिखों का ही इतिहास देखने को मिलेगा। अगर आप सिख हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। गुरु अर्जन देव महाराज को धर्म प्रचार करने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने शहीद करवा दिया। उनके बाद साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज छठे गुरु गद्दी पर बैठे। जब गुरु साहब गद्दी पर बैठे उस समय उनकी उम्र महज 11 साल होगी। सिख संगत उनको मिलने के लिए आती है, गुरु साहब के लिए तोहफे लेकर आती है। सिखों में परंपरा थी कि गुरियाई के समय जब कोई नया गुरु गद्दी पर बैठता था उस समय गुरु साहब की दस्तार के ऊपर सेली बांधी जाती थी। पहले 5 गुरु साहबानों ने उस सेली को धारण किया, पर साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उस सेली को बांधने के लिए इनकार कर दिया। गुरु साहब ने बाबा बुड्ढा जी को कहा कि आप इस सेली को तोसे खाने में बेच दें। अब सिखों का जो रूप है वो बदलेगा। मेरी सेली मेरी कमर पर टांगी हुई कृपान होगी। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि गुरु साहब फौज खड़ी कर रहे हैं, अब ये मुगलों के साथ लड़ेंगे, ये अच्छा नहीं कर रहे। गुरु साहब की माता गंगा जी को गुरु साहब की शिकायत की गई। गुरु साहब ने अब शिकार खेलना भी शुरू कर दिया था, इस पर भी इतराज़ जताया गया। उस समय गुरु साहब ने अपने माता गंगा जी को एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान है यानी कि मुगल, उनका जो हंकार है वो पर्वत बन चुका है। अब इस पर्वत को मैं मिट्टी में मिलाऊंगा। जहाँ से शुरू होता है सिखों का दूसरा दौर। गुरु साहब ने अकाल बुंगे की स्थापना की, जिसको अभी के टाइम पर हम अकाल तख्त साहब कहते हैं। दरबार साहब के सामने इसकी स्थापना की गई। जन की भक्ति के केंद्र के आगे शक्ति का केंद्र बनाया गया। गुरु साहब ने सिख संगत को हुक्मनामे भेजने शुरू कर दिए। गुरु साहब ने कहा उनको कि आप हमें माया भेंट मत कीजिए, आप हमारे लिए शस्त्र लेकर आओ, अच्छी नस्ल के जो घोड़े लेकर आओ, अपनी जवानी हमें भेंट करो। जो पंजाब का माझा और मालवा का इलाका है वहाँ से संगत इकट्ठी होनी शुरू होगी, गुरु साहब के पास आनी शुरू होगी। गुरु साहब के पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें 2 टाइम का खाना दे दो और 6 महीनों के बाद 1 जोड़ी बस्तर यानी कि कपड़े, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो करते करते गुरु साहब के पास 500 की फ़ौज इकट्ठी हो जाती है। अब गुरु साहब तख्त पर बैठना उन्होंने शुरू कर दिया था। कलगी सजाने लग गए थे, 2 तलवारें पहननी उन्होंने शुरू कर दी थी। उनकी जो हाइट थी वो काफ़ी ऊंची थी, देखने में काफ़ी सुंदर थे, भारी शरीर था और दूर से देखने से वो अच्छे जोधे लगते थे कि हाँ कोई जोधा सामने बैठा है। जब वो वार करते तो दुश्मन को एक बार में ही वो चीर देते थे। पंजाबी में कहते हैं टाडी, जो कि वार गाते हैं, उनको बुलाया गया था कि आप जो वीर रस की बार होती है उसको गाओ, ताकि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी संगत है, उनमें जोश आए। और भाई फत्ता और भाई अब्दुल्ला अकाल तख्त के ऊपर वार गाते और वो वार कुछ ऐसी थी, मैं आपको पंजाबी में सुनाना चाहता हूँ। 2 तलवारां बद्धियां, एक मीर दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। इस लाइन का मतलब ये है कि आपकी जो पगड़ी है, आपकी जो पग है, इसका जहांगीर क्या मुकाबला करेगा। और इस सब की खबर मुगल बादशाह जहांगीर तक पहुंचती है और जहांगीर ने धोखे के साथ गुरु साहब को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। तो वहां पर गुरु साहब 2 साल कैद में रहे। मियाँ मीर जी और नूर जहां के कहने पर जहांगीर ने गुरु साहब को रिहा कर दिया। अब जहांगीर का और गुरु साहब का समझौता हो गया था, तो चंदू को गुरु हरगोबिंद साहब के हवाले कर दिया गया। अब चंदू वो था जिसकी वजह के कारण गुरु अर्जन देव महाराज जी को शहीद किया गया, क्योंकि उसने वहाँ पर जो मुगलों के पास जाकर गुरु साहब की निंदा की थी, चुगली की थी। अब सिखों के पास चंदू आ चुका था, जहांगीर ने सिखों को चंदू दे दिया था। अब सिखों ने अच्छे तरीके से चंदू की खातिरदारी की। चंदू के सिर पर जुतियाँ मारी गई, बड़े बाजार में से उसे भीख मंगवाई गई और जिस आदमी ने गुरु साहब पर रेत डाली थी उसी आदमी ने तत्ती रेत का भरा हुआ खुरचना चंदू के सिर में से आर पार कर दिया और उसका सिर पाड़ दिया। इस तरीके से चंदू की मौत हुई। वक्त का पहिया घूमता है और जहांगीर की मौत हो जाती है। बादशाह बनता है शाहजहां, वो भी धार्मिक रूप में कट्टर था। और ये बात होगी सन 1629 और 30 के आसपास की।
उस समय गुरु साहब की जो सेना थी वो भी बढ़ चुकी थी और जो सिख थे वो शस्त्रों में हथियार चलाने में अच्छे मतलब कि काबिल बन चुके थे। बिधि चंद और पेंदे खान जैसे सूरमे सिख सेना में शामिल थे और गुरु साहब के सिख अब शिकार खेलने के लिए अमृतसर के जो नेड़े जंगल थे वहाँ पर जाने लगे थे। तो उस समय शाहजहाँ भी वहाँ पर आया हुआ था और गुरु साहब भी बाज रखते थे और शाहजहाँ भी बाज रखता था। तो मुगलों का बाज किसी पंछी का शिकार कर रहा था, उसके पीछे उड़ रहा था। तो सिखों ने शिकार के लिए अपने वाला जो बाज था वो भी उड़ा दिया। अब सिखों के बाज ने मुगलों के बाज को पकड़ लिया और वो ले आया सिखों के पास। जब सिखों के बाज ने मुगलों के बाज का शिकार कर लिया, अब वो मुगलों का जो बाज था वो सिखों ने अपने पास रख लिया। मुगल आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें हमारा जो बाज दो, तो सिखों ने इनकार कर दिया। तो मुगल सैनिकों ने कहा कि क्या आपको डर नहीं लगता, ये बादशाह का बाज है। तो अब जो सिख थे वो भी दलेर हो चुके थे, वो भी सूरवीर बन चुके थे। उन्होंने कहा कि आप बाज की क्या बात करते हो, अब तो हम आपका ताज भी लेंगे। तो वहाँ पर सिखों ने जो मुगल थे उनको कूट कूट कर वहाँ से भगा दिया। अब बात पहुँच जाती है शाहजहाँ के पास। 2-4 बातें और ऐड कर दी जाती हैं। शाहजहाँ भड़क जाता है। बड़े दरबार में शाहजहाँ ने पान का बीड़ा और नंगी तलवार रखी और शाहजहाँ ने अपने जर्नैलों से कहा कि उठो कोई माई का लाल, पान का बीड़ा तलवार उठाओ और सौगंध खाओ कि कौन हरगोबिंद को हराकर जहाँ पर बांध कर लेकर आएगा। उस समय मुखलिस खान, जिसकी आयु 26 साल होगी, वो उठता है, पान का बीड़ा चबाता है, तलवार जो नंगी पड़ी थी उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर लंगर छकाने वाली कौम ने अपने हाथों में तलवार पकड़ ली है, तलवार उन्होंने उठा ली है, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि वो हमारे जैसे योद्धाओं का मुकाबला कर पाएंगे। वो कहता है कि मैं गुरु हरगोबिंद को जहाँ पर आपके सामने बांध कर लेकर आऊँगा, अगर मैं बांध कर लेकर ना आ सका तो उनका मैं सिर आपके पास लेकर आऊँगा। तो जो मुखलिस खान था उसमें काफ़ी हंकार था, उसको अपनी तलवार पर, अपने आप पर काफ़ी हंकार था, विश्वास था कह सकते हैं। तो बादशाह शाहजहाँ मुखलिस खान को 7,000 की फ़ौज दे देता है और कहता है कि जाओ और पंजाब पर हमला करो। उस समय गुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर में रह रहे थे और जहाँ पर आज के टाइम में अमृतसर में खालसा कॉलेज है, वहाँ पर जाकर मुग़ल फ़ौज रुकी थी। लड़ाई करने से पहले, हमला करने से पहले मुखलिस खान ने अपने जासूस भेजे और उनको कहा कि जाओ जाकर देखो कि उनके पास कितनी फ़ौज है, कितने शस्त्र हैं और वहाँ पर क्या माहौल है। जासूस जाते हैं और वापस आते हैं। वो आकर बताते हैं मुखलिस खान को कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु साहब के घर में तो शादी चल रही है। गुरु साहब की बेटी बीबी बीरो जी की शादी की उस समय तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि सभी तो शादी में व्यस्त हैं, हम हमला करेंगे और गुरु साहब को पकड़कर अपने साथ ले आएंगे। मुगलों की जो फ़ौज की गिनती 7,000 थी और सिख फ़ौज की गिनती महज 700 थी। पहले दिन तो मुग़ल बारी रहे, उन्होंने गुरु साहब के घर पर भी कब्जा कर लिया और जो मठियाई बनाई गई थी वो भी मुग़लों ने खा ली और भी तरीके की जो लूट मार वहाँ पर की गई। तो अगले दिन सिखों ने मुग़लों को सबक सिखाया। मुखलिस खान कहता है कि अब मैं आप जाऊँगा, अब मैं खुद जाऊँगा, क्योंकि मुखलिस खान में काफ़ी हंकार था। तो भाई बिधि चंद उनके सामने आते हैं। तो जो मुखलिस खान था वो बिधि चंद जी को कहता है कि आप अपने जो गुरु को मेरे सामने करो। इस बात का जब पता चलता है गुरु साहब को, तो गुरु साहब आगे आते हैं। मुखलिस खान गुरु साहब को कहता है कि आप सरेंडर कर दो, मैं आपकी सज़ा कम करवा दूंगा, आप जो कहोगे वो मैं आपको दबा दूंगा बादशाह से। तो गुरु साहब ने कहा कि अगर मैंने सरेंडर ना किया तब तुम क्या करोगे। तो मुखलिस खान कहता है कि आप मेरी जो तलवार की ताकत नहीं जानते, मैं आपको पकड़ कर ले जाऊंगा, अगर ना पकड़ सका तो आपका जो सिर है वो धड़ से अलग कर कर बादशाह के चरणों में जाकर मैं रख दूंगा। गुरु साहब मुखलिस खान को कहते हैं कि तुम हमारे पर हमला करने आए हो, तो पहला बार भी तुम करो, हम नहीं करेंगे, और एक नहीं 3 बार करो। मुखलिस खान पहला बार करता है, उससे गुरु साहब बच जाते हैं। दूसरा बार करता है, उसको गुरु साहब ढाल से रोक लेते हैं, और तीसरे बार को भी गुरु साहब ढाल से ही रोक लेते हैं। अब गुरु साहब कहते हैं कि तुम्हारे जो 3 बार थे वो पूरे हो चुके हैं, अब मेरी बारी। तो गुरु साहब एक बार करते हैं और उस बार को मुखलिस खान ने अपनी ढाल से रोकने की कोशिश की, पर वो तलवार ढाल में से होती हुई उसके शरीर में से बीच से निकल जाती है और 2 टुकड़े कर देती है, और उसके बाद जो मुगल सेना थी वहाँ से भाग जाती है। तो अब देखो कि गुरु साहब कितने ताकतवर होंगे कि एक ही बार में उन्होंने ढाल को भी चीर दिया और उस मुखलिस खान के शरीर के 2 टुकड़े भी कर दिए। तो उस लड़ाई में सिखों की पहली लड़ाई थी वो पहली जंग थी, उसमें पहले शहीद हुए थे भाई भानू जी, और उनके समेत 13 शहीद हुए थे उस पहली लड़ाई में, और इन 13 शहीदों का जो संस्कार था वो गुरु साहब ने अपने हाथों से किया था।
अब हम आपको बताएंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि मुग़लों और सिखों में अगली जो लड़ाई थी वो क्यों हुई। गुरु साहब के लिए कोई काबुल से घोड़े लेकर आ रहा था। काफ़ी अच्छी नस्ल के घोड़े थे क्योंकि गुरु साहब घोड़ों के काफ़ी शौकीन थे। तो रास्ते में मुग़ल सैनिकों ने उनको रोक लिया जो गुरु साहब के लिए घोड़े लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इतने अच्छी नस्ल के घोड़े आप किस के लिए लेकर जा रहे हो? ये जो घोड़े हैं वो तो हमारे बादशाह के पास होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए और घोड़े ले आएंगे, आप इन घोड़ों को मत लो, ये गुरु हरगोबिंद साहब के लिए। तो उन्होंने नहीं मानी बात और वो घोड़े लेकर अपने साथ चले गए मुग़ल सैनिक। उसके बाद जो घोड़े लेकर आ रहे थे काबुल से, वो जाते हैं गुरु साहब को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। गुरु साहब की सेना में शामिल थे बाबा बिधि चंद। वो बेस बदल कर जाते हैं घोड़ों को लेने के लिए और वो बेस बदलते हैं घोड़ों को हरा चारा डालने वाले का। और रात पड़ जाती है। वो 2 घोड़े थे क्योंकि काबुल से आ रहे थे, सभी सैनिक सो रहे होते हैं। बाबा बिधि चंद एक घोड़े को खोलते हैं और किले के ऊपर ले जाते हैं, सबसे ऊपर, और ऊपर से छलांग मरवा देते हैं दरिया में। और पहला जो घोड़ा था वो जाकर गुरु साहब को भेंट कर देते हैं। अब एक घोड़ा तो उन्होंने गुरु साहब को भेंट कर दिया था, पर एक घोड़ा अभी भी मुग़लों के पास था। उसके बाद बाबा बिधि चंद फिर से जाते हैं एक फ़कीर का जो बेस बदल कर, और अब जो दूसरा घोड़ा था उसको भी गुरु साहब के पास लेकर आ जाते हैं, गुरु साहब को भेंट कर देते हैं। जब इस बात का पता मुग़लों को लगता है तो वो फिर से बौखला जाते हैं और फिर से वो नाराज़ हो जाते हैं सिखों से। मुग़लों ने सोचा कि अब सिखों के जो हौसले हैं ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुग़ल जर्नैल लल्ला बे को 50,000 की फ़ौज के साथ सिखों पर हमला करने के लिए भेजा गया। तो गुरु साहब से उसको भी मात खानी पड़ी। और गुरु साहब ने अपने जीवन में 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी और जो चौथी लड़ाई थी वो महराज की लड़ाई थी। उसमें पेंदे खान, जो कि एक टाइम पर गुरु साहब की फ़ौज में एक योद्धा हुआ करता था, वो गुरु जी से बागी हो गया था। गुरु साहब ने पेंदे खान को बहुत समझाया पर वो ना समझा। और उस लड़ाई में, महराज की जो लड़ाई थी, चौथी लड़ाई थी, उस लड़ाई में गुरु साहब ने पेंदे खान का अहंकार भी तोड़ा। और जो चौथी जंग थी उसमें गुरु साहब के बेटे तेग बहादुर जी ने हिस्सा लिया। उस समय उनकी उम्र 13 साल होगी। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। और उसके पहले गुरु साहब का नाम तेगमल हुआ करता था। पर उस लड़ाई में गुरु साहब ने ऐसी कृपान चलाई कि उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने उनका नाम तेगमल से बदलकर तेग बहादुर कर दिया। ये कुछ इतिहास था सिखों के 5वें गुरु और 6ठे गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने करना ही है और ऐसे अपना प्यार बनाकर रखें। और वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा, एंड करना चाहूँगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाकर।